तो साल 2024 खत्म हो गया और साल 2025 का आगाज भी हो चुका है। इस 2025 के अंदर रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। क्या साल 2024 की तरह जाएगा 2025 भी, उससे बेहतर जाएगा, उससे खराब जाएगा, या फिर एक नॉर्मल रेट हमको मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर? बहुत सारी क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो हमने यही बीड़ा उठाया कि क्यों ना इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको एक नहीं बल्कि कई ब्रोकर्स, कई एजेंसी से लोगों से मिलकर दें। हमारा पिछले वाला एपिसोड भी इसी थीम पर आधारित था कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट कैसे चलेगा। इस बार भी हम यही थीम पे काम कर रहे हैं कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट की तस्वीर क्या रह सकती है। इसलिए एक दो नहीं बल्कि कई मेहमान मैंने अपने साथ जोड़े हैं। मैं आपको परिचय करा देता हूं। आपको पहले विंडो में राम रेड्डी दिख रहे होंगे, जो कि आर्क ग्रुप से हैं, हैदराबाद से हैं। आपको बताएंगे कि इस समय हैदराबाद की मार्केट कैसे चल रही है, ओवरऑल पैन इंडिया आउटलुक भी आपको देंगे। साथ ही उनसे हम ये भी समझेंगे कि कौन से सेगमेंट और ग्रो कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे अभिषेक त्रिपाठी, जो कि फाउंडर है सेटल के। एक को लिविंग कंपनी है ये, जो कि एक नया कल्चर है इंडिया के अंदर को लिविंग स्पेस का। तो वहां पे इस समय ग्रोथ कितनी है 2025 के हिसाब से, रियल एस्टेट का ये बहुत ही नीश सेगमेंट कैसे ग्रो करेगा, इसके बारे में आउटलुक होगा आपके सामने। साथ ही हमारे साथ एक विंडो में आप देख पा रहे होंगे साहिल अग्रवाल को, जो कि निम्बस रियलिटी से हैं। उनसे हम जरा समझेंगे कि 2025 वो कैसे नोटिस करते हैं, क्योंकि साहिल नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं और उनका पैन इंडिया एक्सपीरियंस भी है। तो निम्बस रियलिटी के साहिल अग्रवाल से हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा विंडो में आप देख पा रहे होंगे एक और मेहमान भी मेरे साथ हैं। उनका नाम है गौरव गुप्ता, जो कि एसजी एस्टेट से हैं, उन कंपनी के डायरेक्टर हैं। और उनसे भी जरा हम पता करेंगे ये जो गाजियाबाद वाली पूरी बेल्ट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, चाहे मेरठ एक्सप्रेसवे हो या फिर रैपिड मेट्रो हो या फिर सरकार की कुछ और योजनाएं क्यों ना हो। तो इसलिए गौरव गुप्ता से हम थोड़ा इसके बारे में और आइडिया लेंगे और ये पैन इंडिया भी आपको एक विजन देंगे कि रियल एस्टेट के अंदर कैसे चल सकता है। तो इसलिए 4-4, 5-5 मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा है ताकि 2025 आपके लिए बहुत बहुत बेहतर जा पाए। अब एक एक मेहमानों को हम अपने साथ जोड़ते जाएंगे और जरा समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तब भी, अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हम तब भी इस कार्यक्रम को जरूर देखें ताकि एक विजन, एक आउटलुक हमको पता लग पाए। राम रेड्डी के साथ कर रहे हैं शुरुआत। आर्क ग्रुप से हैं हमारे साथ, वो हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। मिस्टर राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको हम नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा पहले ये बताइएगा आप हमको कि 2025 का आपको आउटलुक कैसे दिखता है सर? ये रियल एस्टेट के अंदर 2025 2024 से बेहतर होगा, उससे खराब होगा, या फिर एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको देके जाएगा? एक बार आपका आउटलुक सर। थैंक यू मिस्टर कल्ला। सो आई मीन एज यू सेड पैसा बहुत बनाया, मतलब आई so it's a good to know about it, but it's not everywhere. Some places there is a lull also, like I mean Hyderabad 23-24 was very good. 24 mein thoda I mean there are a lot of events happened, like market was I mean excellent for many years in Hyderabad. Later government change, two elections, government change, policies. So little there was an impact on this thing, but some policy changes also made some impact in Hyderabad. I'm talking about specific Hyderabad. But 2025 is going to be great because now the whatever the lull has happened, the period has gone. The government is very clear. They are coming out with a lot of development activities. There's a regional ring road of 360-kilometer regional ring road is planned. Then the Mosi development front, like that various. I mean, the future city is going to be built in Hyderabad. So a lot of activities being happening. So definitely 2025 Hyderabad is going to have a great market. That much I can tell you. So when you talk about the other places, Bangalore really doing well. So Pune is doing well, NCR is doing well, Mumbai is doing well. So hopefully this is going to be continued definitely for 2025 also. राम, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अब सेगमेंटल ग्रोथ कहाँ पर आएगी? कौन से एरियाज में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको दिखती है? कौन से नीश प्लेयर हैं जो यहाँ पे मार्केट के अंदर चल सकते हैं 2025 के अंदर? So again, it depends upon the city. Let us talk about Hyderabad, Bangalore, Pune, Delhi. These places, residential and commercial, both are doing very well. So Hyderabad में देखें तो I mean 10 million square feet already been done. I mean leasing is done. Again another 10 million square feet is leasing के लिए ready है. So a lot of things are happening in Hyderabad. So similarly, Bangalore also doing, I mean especially office space is doing excellent.
So office space, residential both go hand in hand. The moment more office space ज्यादा हो गए तो उसमें बहुत नौकरी भी मिल जाएगा, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट अगेन रेजिडेंशियल के ऊपर आएगा. सो सिमिलरली आपने जो बताया, वेयर हाउसिंग आल्सो इज डूइंग वेल अक्रॉस द कंट्री. वेयर हाउसिंग जो भी है अभी पूरा ऑनलाइन में जो होने के बाद में वेयर हाउसिंग का बहुत डिमांड हो गया. और सीनियर सिटीजन का भी दिस डेज, अभी पहले ओल्ड एज होम बोलते थे, वो ओल्ड एज होम का खत्म हो गया. अभी इवन पीपल हु आर अफोर्डेबल, आई मीन क्या ज्यादा से ज्यादा लोग, बच्चे लोग विदेश में पढ़ रहा है, विदेश में मतलब नौकरी कर रहा है. एंड इवन ईयर ऑल्सो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया. तो जो भी द मोमेंट दे बिकम ओल्ड, दे वांटेड टू मूव टू ए सीनियर सिटीजन होम वेयर एवरी फैसिलिटी इज देयर. पूरा फैसिलिटी होने के बाद में दे आर, आई मीन प्रिफरिंग टू मूव इनटू सीनियर सिटीजन. उसमें क्या होता है, वो सीनियर सिटीजन का भी बहुत अच्छा डिमांड हो गया. हैदराबाद में भी तो प्रोजेक्ट्स पहले कुछ ज्यादा नहीं था, अभी उसका भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है. मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय आपने दिया, हमको अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब मैं अपने साथ दूसरे मेहमान को जोड़ूंगा, वो है अभिषेक त्रिपाठी, सेटल के फाउंडर हैं. अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए. आप हमको पहले जरा ये बताइए कि 2025 आपको इस समय कैसे दिखता है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत ही नीश सेगमेंट में काम करती है, को लिविंग, जो कि नया ट्रेंड है मार्केट के अंदर. आप 2025 को रियल एस्टेट में आपकी अपनी कंपनी के हिसाब से कैसे देखते हैं? ऑल राइट. सो कालर जी, अगर हम देखें तो 2025 में रियल स्टेट का ग्रोथ कंटिन्यू रहना चाहिए. क्लासिकल जो भी एसेट क्लास हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो जाए या रेजिडेंशियल हो जाए. इसके अलावा कई और एसेट क्लास निकल के आएंगे जो काफी फास्ट पेस पे ग्रो करेंगे, जैसे वेयर हाउसिंग हो जाए, को लिविंग हो जाए, हॉस्पिटल, सीनियर लिविंग, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा. सो एंड विथ ऑल द जीसीसी मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन फेवर ऑफ इंडिया, उसमें आप इंडिया का रियल स्टेट ओवरऑल काफी ग्रो करता दिख रहा है. एंड को लिविंग की बात करें तो 2024 बहुत ज्यादा फास्ट पेस नहीं था. सारी कंपनीज इंक्लूडिंग अस पर मोस्टली फोकसिंग कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े, और एक अच्छा मॉडल निकाल के ले आए हमारे देश के लिए. एंड और वो सारा काम हुआ है. एंड 2025 में अभी हम लोग सेटल तैयार है टू गो डीपर इनटू ऑल द अर्बन मार्केट्स जो है ना इंडिया में, जैसे और जितने भी मेट्रो सिटीज हैं. तो अभी हम लोग चार चार शहर में प्रेजेंट हैं. इसको हम लोग देख रहे हैं कि अगले साल 2025 में पुणे और कोयम्बटूर जैसे मार्केट में भी एंटर करें. अभी हम लोग गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में हैं डोमिनेंट. अभिषेक, जैसे आप बता रहे हैं कि आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ तक भी अप्रोच करेंगे अर्बन एरियाज़ में, तो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर? टिपिकली टायर 1 के अंदर यानी कि मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर अच्छा मार्केट है, बट भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, इस तरह के मार्केट्स के अंदर किस तरह के रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें अगर हमको को लिविंग में जाना है तो? तो दो दो फैक्टर्स है इसमें. एक तो है कि लार्ज कंपनीज भी अब बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव रियल स्टेट प्राइसिंग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपना ऑप्शन ढूंढ रही हैं. एंड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अब थोड़ा मच्योर्ड होता जा रहा है, तो वो लोग भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं. और अर्बन सेंटर्स में भी आप देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां भी आके अपना अपना सेटअप और बड़ा बनाती जा रही हैं. और बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव जैसी जो सिटीज हैं वो तो इनका सबसे पहले एडवांटेज उनको ही मिल रहा है. इनफैक्ट चेन्नई भी काफी बढ़िया कर रही है. तो हमारा स्ट्रैटेजी इस हिसाब से वैसा रहेगा कि हम लोग एग्जिस्टिंग सिटीज में तो डीपर जाएंगे ही. जहां प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, तो हमने अगर कंपेयर करा 2024 और 2025 की प्रोजेक्टेड प्राइसिंग को, so we are looking at somewhere close to about 15% rental hike. हालांकि टीयर 2 सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज का फायदा ये है कि वहां सप्लाई एक्विजिशन कॉस्ट कम है, तो हमारे मार्जिन्स वहां पे बेहतर होते दिखेंगे हमें 2025 में. सो ओवरऑल कंपनी के लेवल पे ये स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं. अभिषेक, एक क्वेश्चन हमने आपसे ये भी पता करना है कि अगर मान लीजिए मैं इस बिजनेस में उतरना चाहता हूं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि को लिविंग के अंदर
करीब 8 से 9% का रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप रेंटल यील्ड देखेंगे तो 2% है, यानी मकान किराए पे चढ़ा है 2%, अगर को लिविंग बना के चढ़ाते हैं तो 8% का रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए कितना पैसा शुरुआत में चाहिए होता है, कितना इंटीरियर्स के लिए पैसा चाहिए होगा, मैं बतौर एज ए बिजनेस इसको शुरू भी करना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं 2025 में, मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूं इसको। तो अगर आप रेजिडेंशियल रियल स्टेट देखें तो इतनी बेहतरी के बाद भी 2 से 4% यील्ड ही निकल के आ पाता है, अगर क्लासिकल वे में आप देखें तो इंडिया में, जो काफी कंसर्निंग भी है। बट अगर आप को लिविंग ऑपरेटर्स के साथ जुड़ते हैं और आप डिजाइन स्टेज से हमको इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी रेंटल यील्ड 8 से 12% निकल के आराम से आ सकती है, एंड प्लस उसके ऊपर आप कैपिटल अप्रिसिएशन भी इंजॉय कर सकते हैं। अभिषेक, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच 18 आवर स्वदेश को समय देने के लिए, और नया साल आपके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। एक काम और करते हैं, साहिल अग्रवाल को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो निम्बस रियलिटी से हैं, और उनसे जरा हम ये पता कर लेते हैं कि इस समय वो कैसे सोचते हैं। साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 का आपका भी आउटलुक सर, आप 2025 को रियल एस्टेट में कितना बेहतर देखते हैं? बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में कि 2024 जैसा ही शायद जाए, एक बार जरा गाइड कीजिए सर। जिस तरीके से जो ग्रोथ रेट जो आफ्टर कोविड रहा है इन द लास्ट 2 इयर्स, वो अराउंड मोर देन मतलब 30% का ग्रोथ रेट था ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ रेट इतना फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ग्रोथ रेट के अंदर। प्राइसेस में स्टेबिलिटी बनी रहेगी 2025 के अंदर। और क्योंकि जो मार्केट में अभी जो सप्लाई आई है, अभी उसको पूरा बनाना बहुत जरूरी है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जो प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस थोड़े रुकेंगे, कि जो मार्केट में जो फंड्स इन्वेस्टमेंट था वो काफी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, इन्वेस्टर्स का फंड ऑलरेडी लग चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें 8% से लेके 10% के बीच का ग्रोथ रेट मुझे लगता है जो कि साल के अंदर बना रहेगा। और ये कंसिस्टेंसी की इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मतलब मुझे लगता है कि 2 से 2 ढाई साल तक एक स्टेबिलिटी इसके अंदर मार्केट के अंदर बनी रहेगी। तो अगर आज कोई सोचता है, कोई एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो उसके लिए एक तरह से एक राइट ईयर है ये इन्वेस्ट करने के लिए। साहिल, सेगमेंट कौन सा ग्रोथ होगा यहाँ पे? रेसिडेंशियल में ग्रोथ होगा, कॉमर्शियल ग्रोथ हो सकती है, वेयर हाउसिंग पे आपका नजरिया क्या है? अगर आप इसके बारे में भी थोड़ा हमको गाइड कर पाएं तो। जिस हिसाब से हम सिंस अब रेसिडेंशियल, हम प्योरली रेसिडेंशियल में, तो रेसिडेंशियल की तो एक डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अभी नोएडा में जो एब्जॉर्प्शन रेट सबसे जो लोग जो ले रहे हैं घर, वो काफी लोग दिल्ली से शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं नोएडा रीजन के अंदर। व्हाइट कॉलर जॉब्स काफी क्रिएशन हो रहा है। सो पीपल आर लुकिंग टू हैव अ वेरी हाई क्लास लाइफस्टाइल, दे आर सीकिंग फॉर दिस, जिसके लिए डिमांड एक हमेशा बनी रहेगी रेसिडेंशियल के अंदर। कमर्शियल सेगमेंट में बात करी जाए तो कमर्शियल में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो पेस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कमर्शियल की डिमांड काफी स्ट्रांग बनी रही थी इन द लास्ट 2-3 इयर्स। तो थोड़ा वो स्लो रहेगा। और अगर हम वेयरहाउस की बात करें तो वेयरहाउस का एक मुझे ग्रोथ रेट अच्छा लगता है। जिस हिसाब से अभी न्यूज आ रही है कि इन द नेक्स्ट 4 to 5 months आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द फ्लाइट। तो जैसे ही वो इनॉग्रल होगा तो आसपास काफी ऑक्सिलरी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वेयर हाउसेज आएंगे, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पे आएंगी, तो उससे जॉब क्रिएशन बहुत अच्छा क्रिएट होगा। तो ऑटोमेटिकली रेसिडेंशियल का डिमांड वहां पे बनेगा और वेयर हाउसेज का डिमांड बनेगा। तो ये 2 सेगमेंट मुझे लगता है प्रॉमिसिंग रहेंगे आने वाले सालों में। साहिल, क्योंकि आप नोएडा के आसपास की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी काम करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आपसे ये आइडिया लेना चाहता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट, जो कि एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये पूरी तरह से प्राइस के अंदर अभी डिस्काउंट है क्या? क्या जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की तस्वीर बदली जा सकती है अभी? और ये कितना डिस्काउंटेड है और कितना डिस्काउंटेड नहीं है अभी? नहीं, डिस्काउंट फुली तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी नहीं होगा डिस्काउंट, क्योंकि एक मैंने जैसे बताया कि एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर आप नए लैंड अलॉटमेंट्स की बात करी जाए तो 5,500 से स्क्वायर मीटर में अलॉटमेंट अथॉरिटी की तरफ से मतलब आ रही है, उससे नीचे कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह लें तो मोटा-मोटी इसमें अंदर आप अगर कोई नया टिकट साइज की बात करें जेवर एयरपोर्ट के पास, तो 10,000 से नीचे कोई आपको टिकट साइज नहीं मिलेगा। जो कि अगर हम कोविड से बात करें तो अराउंड वहाँ पे 4,500 5,000 का रेट चलता था। आज वो 10,000 रुपए का रेट वहाँ पे मार्केट में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि और नए अलॉटमेंट की मैंने बताई 5,000 से नीचे अलॉटमेंट नहीं आएगी। आप कंस्ट्रक्शन करने जाएँगे तो अराउंड 4,000 का तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उसमें आ जाता है,
तो मार्जिन भी आपको उसके अंदर रखना है। तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी इसके अंदर बनी रहेगी और गवर्नमेंट का काफ़ी वहाँ पे फ़ोकस है। फ़िल्म सिटी के अभी जैसे लेआउट वहाँ पे अप्रूव हो चुका है। तो मतलब ऑटोमैटिकली डिमांड क्रिएशन का है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम सप्लाई की बात करें, वहाँ पे बहुत लिमिटेड अभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए लॉन्च हुए हैं, तो उनके पास अपॉर्च्युनिटी है इस चीज़ को बैंक करने के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत रोबस्ट है उस एरिया में। साहिल, एक सेकंड होम वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। मान लीजिए इंडिया में, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में मेरा एक अच्छा खासा मकान है, लेकिन मैं सेकंड मकान विदेश में लेना चाहता हूं और मेरे को पता है कि दुबई की मार्केट गुड़गांव की मार्केट से ज़्यादा सस्ती है। तो फिर मैं क्या दुबई में एक नया मकान ले लूं या फिर किसी और कंट्री में? मैं सेकंड होम के बारे में अपनी पोजीशनिंग जानना चाहता हूं, जहां पे रिटर्न भी मिले और थोड़ी सेफ्टी भी मिले और ग्रोथ भी मिले। डिपेंड्स अपने रिक्वायरमेंट की, बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं या यहाँ आने, जैसे अगर हम जेवर की बात करें, तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपने सेकंड होम की बात करी, तो काफ़ी डिमांड आती है हमें, जो लोग ऑलरेडी नोएडा में रह रहे हैं और जो काफ़ी लाइक आगरा है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, उनके काफ़ी बच्चे लोग दे आर स्टडीइंग इन नोएडा इन दिल्ली, यू नो। सो उनकी तरफ से काफ़ी ऐसा सेकंड होम की अच्छी डिमांड रहती है कि एक तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मेरा सेकंड होम भी हो गया और एक मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी हो गया। अगर जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें, तो यहाँ पे मतलब जो रेट चलता था कोविड से पहले 3,500 4,000 का रेट से ऊपर नहीं बिकता था। आज यहाँ पे 7,500 से लेके 8,000 का नीचे प्रोडक्ट एक भी अवेलेबल नहीं है। तो एज़ अ बोथ डिसीजन की सेकंड होम भी हुआ और मेरे एक इन्वेस्टमेंट भी बना, उसके अंदर मुझे एप्रिसिएशन भी मिला। तो जेवर एयरपोर्ट एक बहुत अट्रैक्टिव है। आज अब आप लंदन में अगर कोई आप फ्लैट लेते हैं, लंदन या दुबई में लेते हैं, वहाँ पे 4 से 5% की रिटर्न है मुश्किल से, यू नो। तो यहाँ पे अगर कोई फ्लैट लेता है, तो यहाँ पे आप मतलब बड़े आराम से यहाँ पे जो है 10% की रिटर्न तो बड़े इमीडिएटली मिल जाती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती इन द नेक्स्ट 1 ईयर, जो कि ग्रोथ वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे क्या सप्लाई बहुत है, बहुत सप्लाई है। व्हेन द ओवर सप्लाई हैपेंस एंड ऑटोमेटिकली द रेट गोज़ डाउन। सो जेबीआर एयरपोर्ट पे क्या है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, डिमांड बहुत रोबस्ट है, नए लैंड के अलॉटमेंट्स बहुत काफ़ी रेट कॉस्टली है, सटल रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी वजह से एज़ अ इन्वेस्टमेंट इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर। माइक्रो मार्केट की बात करें तो बहुत प्रॉमिसिंग है ये। साहिल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और मैनेजमेंट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम करेंगे बातचीत। पहले आपने 3 मेहमानों का व्यू पॉइंट सुना, अब एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनका नाम है गौरव गुप्ता, एसजी एस्टेट के डायरेक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, फैक्चुअली डाटा सामने रखते हैं। गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जो हम सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। 2025 का आपको आउटलुक कैसे लगता है सर रियल एस्टेट का? ये बैंक में पैसा डालें या फिर रियल एस्टेट में पैसा डालें? आपको क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है, बैंक में पैसा डालें या फिर रियल एस्टेट के अंदर भी पैसा डालें? देखिए 2025 जो है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत आने वाला अच्छा साल रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो एक्चुअल जो इसमें ग्रोथ हमने पिछले 2-3 सालों में देखी है वो एक्चुअल डिमांड के ऊपर ग्रोथ है। ये कोई एसेट बबल फॉर्मेशन नहीं है एसेट क्लास के अंदर। तो जो लोग रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 2025 में मुझे लगता है कि ग्रोथ का रेशो बढ़ेगा और ये रेशो तकरीबन 15 से 20% के करीब रहेगा, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। फिर देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आप अगर नॉर्थ में बात करते हैं, आपका गुरुग्राम है, गाजियाबाद है, नोएडा है, देन देयर आर टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट्स विच आर डूइंग रियली एक्सॉर्बिनेटली वेल। अभी तक हमने देखा है कि ग्रोथ मोस्टली प्रीमियम सेक्टर रियल एस्टेट में हो रही है, बट मुझे लगता है 2025 में प्रीमियम सेक्टर तो बढ़ेगा ही, पर उसके साथ जो एक मिडिल लेवल हाउसिंग और प्रीमियम के बीच में जो सेगमेंट है, ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। गौरव, मार्केट कौन सी चल सकती है, यानी कि सेगमेंट कौन से चल सकते हैं? अगर आप सेगमेंट और अगर एरिया हिसाब से भी बता पाएँ कि किस किस एरिया में कितना कितना दम है। ऐसे मान लीजिए नॉर्थ में कुछ शहर हों, साउदर्न इंडिया के कुछ शहर हों, कुछ वेस्ट के शहर हों, अगर आप वो भी थोड़ा बता पाएँ और थोड़ा सेगमेंट भी बता पाएँ, ग्रोथ कहाँ पे अच्छी आएगी? देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर की आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आप जहां पर भी रहते हैं उसके विद इन 100 टू 150 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि उस दायरे के अंदर ना ही आपके लिए उसमें परचेज करना आसान है बल्कि आपके लिए सेल करना भी आसान रहेगा। आज की डेट में जो हमारे देश में रियल एस्टेट में ग्रोथ है दैट इज बैक्ड बाय एक्चुअल डिमांड।
देश में घरों की एक्चुअल डिमांड है। जो रियल एस्टेट सेक्टर आज हम $500 बिलियन के करीब मानते हैं, 2030 तक वो $1 ट्रिलियन हो जाएगा। अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो पूरे देश में डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो मैं आपको कहूँगा, जैसे कि आपकी माइक्रो मार्केट्स हैं, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। इवन पंजाब के अंदर आपको चंडीगढ़ है, मोहाली है, वो ऐसे सेक्टर जहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, उन सभी माइक्रो मार्केट्स में आप लगा सकते हैं। साउथ में आप अगर बात करते हैं तो बैंगलोर इज़ अ वेरी नाइस मार्केट, हैदराबाद इज डूइंग रियली वेल। वेस्ट की अंदर बात करते हैं तो पुणे इज डूइंग एग्जॉर्बिनेटली वेल। तो आप जहाँ भी रहते हैं उसके 100 से 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहाँ पर नई जॉब्स आ रही हैं, अर्बनाइजेशन आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम इसको 2 साल से लेकर और 4 साल के हॉरिजन के साथ करें, क्योंकि 2 से 4 साल के अंदर ही आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं इसमें। गौरव, कमर्शियल मार्केट्स पे आपका टेक क्या है? रेसिडेंशियल तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है। कमर्शियल्स भी आपको लगता है पिकअप होगा 2025 में? देखिए, कमर्शियल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा सेक्टर है, और कमर्शियल सेक्टर जो डिपेंड करता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज की डेट में पूरे दुनिया की नज़रें इंडिया में है। कुछ हमने एक नया कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो जीसीसी जिन्हें हम बोलते हैं, उनका रुख अब इंडिया की तरफ हो गया। और जिस भी देश में जीसीसी जाते हैं वहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि जीसीसी जो हैं काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट और स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। दुनिया के बड़े बड़े जीसीसी इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत अच्छा चलेगा। कमर्शियल में एक जो उभरता हुआ नया एक हमने वर्टिकल देखा है वो है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। अभी रिसेंटली जो है स्मॉल रीट्स सेबी ने परमिट किए हैं, तो 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच में एसेट क्लास वो स्मॉल रीट्स में लिस्ट हो सकते हैं। जो लोग एक बड़ी कमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो भी स्मॉल रीट्स के थ्रू कमर्शियल रियल एस्टेट में ओनरशिप ले सकते हैं, और उससे रेगुलर इनकम एफडी की तरह प्राप्त कर सकते हैं, और जो आने वाले समय में उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उसके भी भागीदार बन सकते हैं। गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस शो को वाइंड अप करूंगा आपके साथ। वो आखिरी सवाल मेरा है सेकंड होम को लेकर। आपको लगता है कि इंडियन मार्केट्स में ही रहना चाहिए, या फिर ये एक लिमिटेड जो पैसा, मेरा एक घर है जो कि दिल्ली एनसीआर में ही है, और मेरे को लगता है मेरा सेकंड होम दुबई में होना चाहिए, हो सकता है मेरा होम ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, ये कितने समझदारी वाला स्टेप है कि हम अपना सेकंड होम विदेशों में बनाएं? देखिए, रियल एस्टेट जो है, जितनी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो इंडिया से बेहतर अपॉर्चुनिटी देता हो। दुबई की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा साइक्लिकल मार्केट है। हमने देखा है वहाँ बढ़ोतरी भी एक साथ आती है और गिरावट भी बहुत तेज़ी से आती है। आपने जो गुड़गांव की बात करी, गुड़गांव में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिन्होंने एक नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ को रियलाइज करना है कि जो इंडिया की जो पावर ऑफ ग्रोथ है, दैट इज द मिडिल क्लास। आने वाले समय में मुझे लगता है अगले 2 से 4 साल में इंडिया रियल एस्टेट काइट शेप सेक्टर की तरह ग्रोथ करेगा, जिसमें मिडिल लेवल हाउसिंग विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। 2025 में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जो कि आरबीआई ने सिग्नल दिए हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट आएगी, तो उससे जो मिडिल सेगमेंट हाउसिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप ग्लोबली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि लुक टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आप प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहें, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद इज गिविंग लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस। वेस्ट में जाएं, पुणे इज गिविंग गुड ऑप्शन, साउथ में जाएं, बैंगलोर इज गिविंग गुड ऑप्शन, बट यू शुड लुक इनवर्ड रेदर देन आउटवर्ड। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके, और आपसे हमको काफ़ी अच्छा आउटलुक मिला, काफ़ी फैक्चुअल डाटा भी मिला। 2025 को जो हम जो सोच रहे हैं रियल एस्टेट का, उसका एक आउटलुक बनाने में आपने हमारी बहुत बहुत हेल्प की है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो हमने 4 मेहमानों से आपका परिचय कराया आज। इन चारों मेहमानों ने आपको ये बताया कि 2025 के अंदर क्या हो सकता है। राम रेड्डी थे हैदराबाद से, अभिषेक हमारे साथ जुड़े गुड़गांव जैसी बड़ी मार्केट से, साहिल अग्रवाल नोएडा की बड़ी मार्केट को कैप्चर करते हैं, और गौरव गुप्ता जो कि एससी एस्टेट के हैं, वो आपको गाजियाबाद के आसपास के मार्केट को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करते हैं। तो एक आउटलुक आपको और मिला है। अगली सीरीज भी हम 2025 के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि 3 सीरीज का एपिसोड बना के हम ये काम आपके लिए पूरा पक्का कर दें कि 2025 के अंदर रियल एस्टेट में आपको कहाँ और कैसे सोचना है। एक पुराना बुलेटिन आप ज़रूर देखिएगा, ये बुलेटिन को भी इंजॉय आपने किया, और एक और बुलेटिन भी 2025 को ही लेके हम आने वाले हफ्ते में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।